अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्ट पार्चुरिएंट हेमोग्लोबिनूरिया। जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है, पोस्ट पार्चुरिएंट। पोस्ट मीन्स आफ्टर, पार्चुरिएंट मीन्स पार्चुरेशन के बाद। पार्चुरेशन कहते हैं बच्चा देने के प्रोसेस को। पोस्ट पार्चुरिएंट बच्चा देने के बाद हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिन जो है, यूरिया यूरिन जो पेशाब, तो हीमोग्लोबिनूरिया मीन्स के यूरिन में हीमोग्लोबिन का आना या यूरिन का कलर जो है वो रेडिश हो जाना, या इसको रात मूत्रा भी कहते हैं। तो पूरे नाम का जो डेफिनेशन क्या बने या इसका मीनिंग क्या बना, पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जानवर के यूरिन का कलर रेड हो जाता है, और ये कब होती है? आफ्टर पार्चुरेशन या नियर टू पार्चुरेशन। और ये ज़्यादातर होती है हाई प्रोड्यूसर एनिमल में, जिनमें प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी जो है इटियोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। तो इटियोलॉजी में इसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें फास्फोरस डेफिशिएंसी, कॉपर डेफिशिएंसी, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनके अंदर इस तरह के टॉक्सिन्स होते हैं कि जो ब्लड को टूटने में हेल्प करते हैं और ब्लड को क्या उसको कहते हैं, कमज़ोर बनाते हैं या फ्रेजाइल बनाते हैं। अच्छा जी, फास्फोरस डेफिशिएंसी जो होती है, ये बुनियादी तौर पे खुराक में फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। और फास्फोरस डेफिशिएंसी अकेली वजह नहीं होती इस बीमारी की, यानी कि उसके अलावा बाकी जो दूसरी वजूहात हैं वो भी होना ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फास्फोरस डेफिशिएंट एनिमल में ये जो साइन है, जिस तरह के यूरिन में ब्लड का आना, ये बाज़-औक़ात नहीं होता। और होता क्या है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें जो है ना फास्फोरस डेफिशिएंसी हुई और उनमें जो है यूरिन में ब्लड या ब्लड मतलब टिंज या रेडिश कलर आना शुरू हुआ। तो वो जो केसेस होते हैं उनमें दूसरी चीज़ें भी पाई जाती हैं, जिनमें के जो कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई और टॉक्सिन प्लांट्स, जिस तरह के उसमें ब्रासिका वगैरह और इस टाइप के प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये जो होता है, हम सिंपली इसको फास्फोरस डेफिशिएंसी से एसोसिएट नहीं कर सकते। इसकी जो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी होना इसमें ज़रूरी होता है, और बाकी फैक्टर्स जो दूसरे हैं वो भी इसके लिए ज़रूरी हैं। फास्फोरस की कमी जो होती है वो सेल्स को फ्रेजाइल बना देती है, और सेल की फ्रेजिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि सेल्स जब ब्लड वेसल में से गुजर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट तरह की चीज़ों के साथ टकराते हैं, और ब्लड सेल्स आपस में भी टकराते हैं, जैसे कि दीवार के साथ टकराते हैं ब्लड वेसल्स की, या आपस में टकराते हुए जब एक इनका आपस में कोलिजन होता है तो ये फ्रेजाइल अगर होंगे तो इनके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यूजीलैंड में जो स्टडीज़ डिफरेंट की गई उनमें ऑब्ज़र्व किया गया कि जो कॉपर डेफिशिएंसी है, ये फास्फोरस डेफिशिएंसी के साथ हो तो जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं इस बीमारी के। जो क्लिनिकल केसेस इस बीमारी के होते हैं वो कम ही नज़र आते हैं, और ये जब नज़र आते हैं, आना शुरू हों, तो उस वक़्त जो है इन जानवर की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसकी जो केस फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हाई है। इनकी केस फर्टिलिटी रेट जो है वो 10 से 30% जो है इस बीमारी में, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस जब बीमार होते हैं तो उनमें जो डेथ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और चांसेस ऑफ डेथ जो है वो बढ़ जाते हैं अगर उनका पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है वो 20% से कम आ जाए। तो हमें उसकी जो ब्लड प्रोफाइल है उसको भी कंटिन्यूसली चेक करना होता है, और देखना होता है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पैक्ड सेल वॉल्यूम की, तो हमने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी होती है। इनके जो क्लिनिकल साइन हैं उनमें आ जाता है कमज़ोरी, लेथार्जी, जानवर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, एनोरेक्सिक हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, और उसके जो बाकी सिम्टम्स हैं, जब जैसे ही उसका जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, तो उसको एनीमिया के सिम्टम आएंगे। एनीमिया खून की कमी को बोलते हैं। उसके अलावा जो इनकी स्किन है वो पेल नज़र आएगी, जिसको हम इक्ट्रस या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं।
तो इस तरह के जो है सिम्टम आएंगे। उसके अलावा क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूरिन का कलर जो है वो रेड हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। जो पिगमेंट है कौन सा, हेमोग्लोबिन, और ये कहाँ पे होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। जब रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो इस पिगमेंट की एक्सेस हो जाती है ब्लड में, और ये जो है वो फिल्टर हो के जो है वो यूरिन में आ जाता है, और यूरिन का कलर भी इंक्रीज़ हो जाता है। और जब ये ब्लड में होता है तो ये क्या होता है कि जो वाइट पोर्शन होते हैं बॉडी के, उनको ये येलोश कर देता है। तो इसमें हम इक्टस के जो सिम्टम है वो भी देखते हैं, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, या यरकान जब हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, वो भी जो सिम्टम है वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं इसमें। आपको पता है कि जो हेमोग्लोबिन है इसका काम होता है हमारे जिस्म से जो लंग्स हैं उनमें से जो है ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी को प्रोवाइड करना। तो जब हेमोग्लोबिन का लेवल जिस्म से कम होता है तो जिस्म के बाकी जो हिस्से होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है। उसके नतीजे में हमारी जो बॉडी होती है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है इन बोथ वेज़ कि जी हम उस जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको तेज़ कर दें ताकि जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ब्लड में हुई है वो इम्प्रूव हो जाए। तो वो कैसे होगा कि जो लंग्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे, और जो हमारे पास सिम्टम्स आएंगे वो होगा कि जानवर बहुत तेज़ सांस ले रहा है, उसको हम टैकीपीनिया या टेक्निया कहते हैं, कि जानवर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहा है। अच्छा, दूसरा सिम्टम जो है वो एक तो ऑक्सीजन की जो है वो लेवल ब्लड में इंक्रीज़ किया जाता है, दूसरा उसकी जो सप्लाई है उसको भी ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। तो उसके लिए दिल जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है, और उसकी जो पंपिंग है हार्ट की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो टैकीपीनिया और टैकीकार्डिया ये दो सिम्टम्स होते हैं कि जो इस बीमारी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये बीमारी जो होती है जितनी देर रहे जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है उसके ब्लड सेल्स को। तो अगर जानवर इस बीमारी से रिकवर भी हो जाता है तो उसको कम्प्लीटली रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड सेल्स टूट गए होते हैं, और ब्लड सेल्स के टूटने के बाद जो उसके जो डैमेजेस होते हैं उसको कवर करने में काफ़ी अरसा लग जाता है, ब्लड सेल्स को रिकवर करने में काफ़ी अरसा लग जाता है। सो ये जो बीमारी है ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती है। तो मैंने आपको इसकी वजह बता दी, इसके बाद आपको क्लिनिकल जो इसके सिम्टम्स हैं वो बता दिए। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं उसके डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज़ इज़ बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस, उसकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और लैब डायग्नोसिस, ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो। अब हिस्ट्री में जो जब आपके पास आएगा जानवर तो उसको हिस्ट्री क्या होगी, यही हिस्ट्री होगी कि उसका जो यूरिन है वो उसका कलर रेडिश हो गया, क्योंकि इससे पहले जो है ना वो एक हर्ड में जानवर को ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता। तो जब आपके पास आता है तो आपके पास जो सिम्टम्स हैं वो क्या आ रहे होंगे कि उसको यूरिन जो है वो आ रहा होगा रेड कलर का। तो आप क्या करेंगे कि उसको आप क्लिनिकली चेक करेंगे, तो उसका आप हार्ट रेट चेक करेंगे, उसकी जो आइज़ चेक करेंगे तो उनका कलर येलोइश और पेल होगा। आप उसके जो है वो गम्स वगैरह चेक करेंगे तो उनके ऊपर भी जो है वो कम होगा, जो है कलर जो रेडिशनेस है, जो पिंकिशनेस है वो कम हो जाएगी, और ये पेल की तरफ ज़्यादा तरफ होगा, और येलोइश की तरफ जो है ना उसका कलर क्या होगा। अच्छा, उसके बाद जो सिम्टम्स है ये बाकी जो एनीमिया के जो बीमारी जो एनीमिया काज करती है उनमें भी यही सिम्टम होते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है आपने कि आप उसका यूरिन लेंगे और किसी बर्तन में डाल के रख देंगे, या अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूज की सहूलत है तो आप उस यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करके देखेंगे। तो अगर उसका जो कलर है वो उसके पैंदे में बैठ जाए, उसके नीचे बैठ जाए, तो इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल इंटैक्ट है, और ये बीमारी नहीं है, कोई और बीमारी है जिसकी वजह से जो है ना रेड ब्लड सेल्स जो है वो आ रहे हैं। तो ये जो रेड ब्लड का सेल्स का जो कलर है वो उसकी वजह से नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पर क्या होता है कि इसी तरह आप उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो भी यही रिज़ल्ट आएंगे, और अगर आप उसको किसी जगह पर रख दें, उसको हिलाए जुलाए बगैर, तो फिर भी जो है इस तरह के जो रिज़ल्ट हैं वो आ जाएंगे कोई 1-2 घंटे के बाद। अगर उसका जो कलर है वो नीचे पैंदे की तरफ नहीं बैठता तो इसका मतलब है कि ये बीमारी है। अच्छा, हिस्ट्री उसकी ये होगी कि उसने अभी पार्चुरेशन की है, और एनिमल जो है वो हाई प्रोड्यूसर एनिमल है, और बाकी जो दूसरे सिम्टम्स है कि वो खा पी नहीं रहा या जो इस तरह के सिम्टम है वो इसमें जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लैब डायग्नोसिस में आप इसका जो है जैसे कि मैंने आपको बताया यूरिन चेक करवा सकते हैं, उसके अलावा आप उसका पैक्ड सेल वॉल्यूम CBC करवाएंगे, और उसमें पैक्ड सेल वॉल्यूम आप उसका नोट करेंगे, और उसमें जो है
उसका जो पैक सेल वॉल्यूम है वो नीचे गया होगा, जैसे कि 20% और 15% से अगर नीचे जाता है तो इसके जो है जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर 20 से नीचे है तो इसका मतलब है कि ये बीमारी जो है वो एडवांस स्टेजेस के ऊपर है, और यू हैव टू ट्रीट इट वेरी, जिसको कहते हैं ना एग्रेसिवली, आपने उसको ट्रीट करना। अच्छा, उसके बाद जो है आप इसकी जो फीड है उसको चेक करवा सकते हैं कि इसकी फीड में फास्फोरस और कॉपर का लेवल क्या है, क्या जो रिकमेंडेड डोज है उससे नीचे तो नहीं है। उसके अलावा जो है आप इसमें ऐसे प्लांट्स जो टॉक्सिक हैं और ब्लड को कमज़ोर कर सकते हैं, ऐसे जो हैं प्लांट्स, वो भी आप चेक करवा सकते हैं उस फीड के अंदर। तो ये जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस और जो उसका लैब डायग्नोसिस है वो हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है वो 15 से नीचे आ जाए, 15% से नीचे आ जाए, तो फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाजमन करनी है। 4 से 6 लीटर जो ब्लड है वो हम उसको किसी हेल्दी जानवर से ले के उस एनिमल को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी बाकी जिस तरह के कॉपर, फास्फोरस और इस तरह के जो है वो सप्लीमेंटेशन उस खुराक में। ये जो सप्लीमेंटेशन होती है, ये जो ब्लड टूट रहा है उसको तो नहीं फ़ौरन स्टॉप कर देगी जाके, लेकिन उसका लेवल जो है वो बॉडी में मेंटेन करेगी, और सूनर और लेटर जो है ये बॉडी जो है वो हेमोलिसिस को स्टॉप कर देगी। तो जो है हमने उसको सपोर्ट करना है, तो हम सपोर्ट करने के लिए हम उसको फास्फोरस और जो कॉपर है उसकी डिफरेंट प्रेपरेशंस देंगे। ओरल ट्रीटमेंट के लिए हम 200 से 300 ग्राम तक सोडियम फास्फेट जो है वो उसको ओरली खिलाएंगे अगर हमने ओरल ट्रीटमेंट करनी है तो। और ये जो ट्रीटमेंट होगी ये हर 12 घंटे के बाद रिपीट होगी। अगर हमने इंट्रावेस्कुलर जो ट्रीटमेंट है वो करनी होगी तो हम मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट जो है वो देंगे तकरीबन 60 ग्राम इन 300 जो है ml ऑफ वाटर। जो कॉपर की ट्रीटमेंट होगी वो कॉपर ग्लिसिनेट के फॉर्म में हम उसको देंगे। तो इसकी जो आ जाते हैं प्रिवेंशन की तरफ, तो इसकी जो प्रिवेंशन है वो हम इसकी डाइट के अंदर कॉपर और फास्फोरस का जो लेवल है उसको मेंटेन करके करेंगे। इसकी जितनी रिकमेंडेड डोज है हम उस जानवर को फास्फेट और कॉपर जो है वो देंगे। और हम प्लांट्स जिनकी वजह से ये बीमारी होती है, जिस तरह मैंने आपको ब्रासिका के कुछ प्लांट्स बताए, तो ये जो है हम उसको अवॉइड करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिनूरिया क्या होता है और इसके जो सिम्टम क्या होते हैं, इसकी जो डायग्नोसिस, उसके बाद इसका आपको मैंने लैब डायग्नोसिस और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट और कंट्रोल आपको बताया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम किसी और बीमारी के साथ जो है आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।